हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है डिटरमिनेंट पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटरमिनेंट पार्ट 1 का जिक्र किया था, उसमें डेफिनेशन था और फिर जो डिटरमिनेंट को कैसे इवेलुएट करते हैं, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे इवेलुएट करते थे, और कुछ हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी उसमें मेंशन किया था। आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। पहला एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे जिसके वर्टिसेस गिवन है, कॉर्नर पॉइंट गिवन है। सेकंड, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे, और 2 पॉइंट्स से जाने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इन तीनों में डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, इन तीनों में डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करेंगे और उसके बाद से 2 पॉइंट्स से जाने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक, उसके बाद से हमारा ये रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में डेफिनेशन होगा और सेकंड क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा, और फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का केवल इंट्रोडक्शन देंगे इसमें। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से उस ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टिसेस गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू डिट ऑफ इन फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, x1 y1 और 1 लिखते हैं। फर्स्ट रो में पहले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, लेकिन चूंकि पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में केवल 2 ही नंबर हैं तो एक नंबर और हम लोग डिफॉल्ट 1 ले लेते हैं, x1 y1 1। इसी तरह से दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 का y2, तो इसको सेकंड रो में लिखेंगे, x2 y2 और 1 लिखेंगे। फिर थर्ड में x3 y3 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकल आएगा। ठीक, इसमें कुछ चीजें बता रहे हैं नोट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव क्वांटिटी, then we take always absolute value of determinant। यानी हो सकता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो कुल मिला के एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निगेटिव शो करे। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसकी क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक, ये हो गया। सेकंड, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है यानी ट्रायंगल का एरिया गिवन है मान लो, ठीक, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जो है दिए गए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है और इसमें से एक नंबर ऐसा हो जो अननोन हो, तो उस अननोन नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेते हैं। ठीक, इफ एरिया इज गिवन देन वी टेक पॉजिटिव एंड निगेटिव। एरिया इज गिवन देन वी टेक पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया। ठीक, फॉर डिटरमिनेंट के लिए क्या लेते हैं, एरिया की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेते हैं। जैसे एग्जांपल एक बता रहे हैं हम आपको, जैसे कहा जाए एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज area of triangle is 4 square unit. Area of triangle is 4
स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर मान लेते हैं k कामा 0 है, 4 कामा 3 है, 7 कामा 11 है, 7 कामा 11 है। कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया गिवन है और वर्टिसेज के क्वाड्रेंट ये है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला, और डेल्टा के प्लेस पे यहां क्या लेंगे? प्लस माइनस दोनों लेंगे। डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस। कारण क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे कहा जाए मॉड एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, ये चीज यही लिख देंगे। यहाँ के 0 1 4 3 1 और 7 11 1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो सकता है कि k की वैल्यू 2 मिले आपको। k की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। यहां हम आपको बता रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, या ये लिख दे हाफ इंटू x1 y1 1 का मतलब पहले वर्टेक्स का क्वाड्रेंट k01 सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड वर्टेक्स 4 3 1 थर्ड वर्टेक्स 7 11 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4 लिखेंगे। तो हाफ को, ये हाफ जो लिखा है 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सॉल्व करें तो k इंटू क्या होगा? 3 माइनस 11 माइनस 0 इंटू पूरा ये 0 हो जाएगा, छोड़ दे रहे हैं, प्लस 1 इंटू क्या हो? 44 माइनस 21 इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 8 होगा। ये 8 कैसे आया? 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व करें, 7k प्लस 44 माइनस 21 23 इक्वल टू प्लस माइनस 8, तो माइनस 7k इक्वल टू प्लस माइनस 8 माइनस 23, तो माइनस 7k इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करें? 8 माइनस 23 कितना होगा? 15 माइनस 15, और माइनस 8 और माइनस 23, माइनस 8 माइनस 23 या 31 माइनस 31 होगा। तो k की वैल्यू क्या होगी? माइनस 15 बाई माइनस 7 होगी, या माइनस 31 बाई माइनस 7, तो k की वैल्यू 15 बाई 7 या k की वैल्यू 31 बाई 7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और वर्टेक्स के जो क्वाड्रेंट दिए गए हैं वर्टिसेस के, उसमें एक नंबर अननोन है। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, हाफ इंटू ए लिख देंगे फार्मूला। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे क्या लेते हैं? अभी लिखे, हमने बताया आपको कि एरिया अगर गिवन है तो जो डिटरमिनेंट के लिए क्या लेते हैं? एरिया की वैल्यू क्या लेते हैं? प्लस और माइनस लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे प्लस माइनस 4 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल ले, k इंटू 3 माइनस 11 माइनस 0 इंटू सब 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू क्या हो? 44 माइनस 21। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी? 15 बाई 7 प्लस 8 माइनस 23 माइनस 15 होगा, माइनस 8 माइनस 23 माइनस 31। तो इस तरह से क्या आएगा? 15 बाई 7 आएगा, 31 बाई 7। तीसरा पार्ट, 3 पॉइंट्स की कोलिनिटी कैसे चेक करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो उन तीनों पॉइंट्स को क्या मान लेंगे? उन तीनों पॉइंट्स को ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लेंगे। उन तीनों पॉइंट को क्या मान लेंगे? ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लेंगे, और इस फॉर्मूले से क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जा रहा है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक, एक बार और समझ लीजिए। अगर हमें ये प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या करेंगे? इन तीनों पॉइंट्स को क्या मान लेंगे? इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लेंगे, और हम लोग डिटरमिनेंट यूज करके एरिया निकालेंगे, फार्मूला यूज करके एरिया निकालेंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियर हो गया? सेकंड स्टेज। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये भी हो गया, कोलिनिटी भी हो गया।
एरिया ऑफ ट्रायंगल में कोलिनियरिटी भी हो गया। अब इसके बाद से हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, यानी डिटरमिनेंट को यूज करके 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, passing through 2 points x1 y1। 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन इज गिवन बाय, 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट को यूज करके 2 पॉइंट जाने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फर्स्ट रो में एक्स वाई 1 लिखेंगे, सेकंड रो में पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर 1, थर्ड में x2 y2 1 क्योंकि इक्वेशन है ना, लाइन का ये इक्वेशन है तो 2 साइड तो होना ही चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन बता एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 4 एंड -3, 7। इन दोनों पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये कि x1 y1 1 हो गया, x2 y2 1 हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, पहले ये डिटरमिनेंट लिखेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में क्या होगा, वेरिएबल होंगे x y1, क्योंकि लाइन के इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल रहते हैं। x y1 सेकंड रो में क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 4 1, थर्ड रो में -3 7 1 इसको 0, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, यहां सॉल्व करें, क्या होगा x इंटू 4 -7 फिर -y इंटू 1 + 3 प्लस 1 इंटू 7 + 12 इक्वल टू 0। तो -3x -4y + 19 इक्वल टू 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 4y - 19 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन है। और आप जानते हैं 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये तो डिटरमिनेंट को यूज करके निकाला गया, कोऑर्डिनेट से कैसे निकालेंगे, ठीक। y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ये तो डिटरमिनेंट को यूज करके किया गया, और ये कोऑर्डिनेट में क्या है, 2 पॉइंट जाने वाली लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला ये है, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1 और x2 y2 एंड x3 y3 है, और उसके बाद उसके साइड a है स्मॉल a, तो कुछ प्रूव करने को दिया गया, कैसे प्रूव करेंगे। एग्जांपल 2, इफ वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल with each side a are x1 y1 x2 y2 x1 y1 comma x2 y2 and x3 y3, prove that det of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर, 3a टू पावर 4, 3a टू पावर 4। कैसे इसको प्रूव करेंगे,
यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस साइड क्या है, a है। तो हमें ये प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे, है तो बहुत आसान क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट यूज करके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वर्टिसेस के अकॉर्डिंग एरिया निकालेंगे। अच्छा ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा जिसका साइड ए दिया हुआ है, क्या होता है? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड अगर ए दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकाले, साइड स्क्वायर रूट 3/4, साइड स्क्वायर रूट 3/4 और साइड कितना ए, तो ए स्क्वायर रूट 3/4। ये तो हो गया साइड के अकॉर्डिंग। वर्टिसेस के अकॉर्डिंग अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसमें डिटरमिनेंट यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू डेट ऑफ इन फर्स्ट रो x1 y1 1, सेकंड रो x2 y2 1, थर्ड रो x3 y3 1। अब ये क्या होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। अब चूंकि ये प्रूव करना है, सॉरी ये स्क्वायर, इसका मतलब ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर रूट 3/4। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दे आप, तो ये 1/4 होगा। फिर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर इक्वल, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8/4 होगा इंटू 3 क्या होगा, ये 3/16, ये 3/8 8/4 होना चाहिए, सॉरी 3/4 8/4। इसको इससे जब कट करेंगे तो कितना हुआ, 4 होगा। तो इस तरह से क्या आ गया, देयरफॉर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 8/4 अपॉन, ये आपका प्रूव है कि अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, साइड ए है, तो ये प्रूव करना था डेट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर इक्वल 3/4। आप जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, साइड स्क्वायर रूट 3/4 होता है और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है, ठीक। तो ये इसके बराबर होगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/4 होगा, इसका स्क्वायर होगा 8/4, 3/16 होगा। ये कट गया, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इस तरह से प्रूव होगा कि x1 y1 1 यानी इसका होल स्क्वायर का 3 8/4 अपॉन, इस तरह से इसको सॉल्व करें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स टॉपिक हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये तो रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, कंप्लीट हो गया पार्ट ए। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में क्या क्या था, ट्रायंगल का एरिया निकालना था। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे। और तीसरा ये था 2 पॉइंट्स जाने वाली लाइन का इक्वेशन। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है, इसके बाद का टॉपिक है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स हुआ, लेकिन उसका फॉर्म ऑलवेज स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर if and only if dt is equal to 0, otherwise it is said to be non-singular। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इसका रोल क्या है मैट्रिक्स में, इसका रोल यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जांपल 5 6 1 2 3 4 और 15 18 3।
ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये जे सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। सॉरी, ये मैट्रिक्स है ना, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। कैसे पता कि हमें? कैसे? हमने पहले अंदाज लगा लिया कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, डीटे इक्वल टू 5 6 1 2 3 4 15 18 3। हमने एक चीज बताया था जब हम आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बता रहे थे, कुछ हमने प्रॉपर्टी आपको बताया, हालांकि प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने कुछ प्रॉपर्टी इसके पहले वाले वीडियो में इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि डिटरमिनेंट के कोई दो कॉलम या तो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसके C1 और C3 क्या है? प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसका रेशियो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का रेशियो सेम है। जैसे इसका रेशियो 1:3, इसका रेशियो 1:3, इसका रेशियो 1:3, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ की रीजन क्या लिखेंगे? बिना इसको बताए, मतलब बिना कैलकुलेट किए 0 आपने लिख दिया, लेकिन इसका रीजन तो देना पड़ेगा। तो यहां लिख दीजिए आप C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, यानी C1 और C3 क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसलिए क्या है? सॉरी, ये डीटे की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यानी ए इज क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होगा तब? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप में भी आता है, एग्जाम्पल 2। इफ मैट्रिक्स 1 2 3 0x4 5 3 9 हैज नो इनवर्स, या ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स 1 2 3 0x4 5 3 9 इज ए सिंगुलर, फाइंड x। दोनों केसेज में x का फाइंड करना। कभी कभी इस तरह से भी दिया होता है कि इसका कोई इनवर्स नहीं है या ये सिंगुलर है, यानी इसका इनवर्स नहीं है लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका इनवर्स नहीं है, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन क्या एक ही हुए। यहां ये कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स का कोई इनवर्स नहीं है, और यहां ये कहा जा रहा है मैट्रिक्स इज सिंगुलर, फाइंड x। दोनों केसेस में x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर कोई इनवर्स नहीं है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। और ये तो खैर सिंगुलर है ही है। यहाँ ये तो कहा ही जा रहा है कि ये सिंगुलर है, ये तो कहा ही जा रहा है कि ये सिंगुलर है, यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। तो दोनों केसेस में क्या है? क्वेश्चन तो एक ही है। तो चूंकि इसका कोई इनवर्स नहीं, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0। 1 2 3 0x4 और 5 3 9 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने बताया है कि जो डिटरमिनेंट को उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ सिंपल ले लो, या तो सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो। तो एक बार चलो देख लो, सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या है? इसका साइन माइनस होता है, तो -0 इंटू 0 जाने वाले रो और कॉलम को अलग कर दें, क्या होगा? 18 - 9, खैर ये 0 हो गया, प्लस फिर प्लस x होगा क्योंकि इसका साइन प्लस होता है। x से जाने वाले रो और कॉलम 1 3 5 9, तो 9 - 15, 9 - 15, और इसका साइन क्या होता है? 4 का, क्योंकि सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या होगा? -4, इसका साइन -4, तो -4 से जाने वाले रो कॉलम को अलग कर देंगे। 3 - 10, 3 - 10 इक्वल टू 0। क्या आएगा? ये तो पूरा 0 हो गया। ये क्या होगा? -6x हो गया। ये तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 होगा। और ये क्या होगा? -4 इंटू -7 प्लस 28 हो गया इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 28, यानी 6x इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू 28/6, यानी क्या होगा? 14/3। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई? 14/3 आ गई। तो ये क्लियर हो गया।
तो ये रहा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इससे रिलेटेड जो है कम से कम जो है 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है इनवर्स। एडजॉइंट से क्या जुड़ा हुआ है, इनवर्स जुड़ा हुआ है, और उससे जुड़ा हुआ है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एडजॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडजॉइंट तो यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। सपोज करो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर। तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के जितने एलिमेंट सबका कोफैक्टर निकालते हैं, सबका कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा उतने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक, और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना हो, पहले उसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लीजिए, उसी के ट्रांसपोज को क्या कहेंगे, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स। जैसे ये क्या है 1 2 3 4 5 1 0 1 5, इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर सबका निकालेंगे। इसका कोफैक्टर क्या होगा, मान लो C11 C12 C13, इसका कोफैक्टर C21 C22 C23 C31 C32 और C33, और फिर इसका ट्रांसपोज। यही क्या होगा, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। इसको ADJ लिखकर ब्रैकेट में ये लिख देते हैं, या ब्रैकेट मत लिखो ये लिखते हैं। ये क्या हो गया, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, और फिर उसके ट्रांसपोज को क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो थोड़ा इसके डेफिनेशन हम आपको बता दें। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स ऑफ elements of A is called adjoint of matrix A. It is denoted by adjoint of A. ये समझ में आ गया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स से क्या बनाएंगे, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी का ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, यानी ADJ ऑफ ए होगा। जैसे A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा, इन सभी का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करा दो। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसी के ट्रांसपोज को क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्लियर हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको
पहले हम शुरू करेंगे कि सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल 1, इफ A is equal to 4 2 3 1 फाइंड एडजॉइन ऑफ ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। लेट कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए BC11 लिखकर ऐसे छोड़ दो, यानी इसका कोफैक्टर C11। C11 क्या होगा, इसका साइन प्लस होगा। C11 क्या होगा, कोफैक्टर्स। एलिमेंट्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा एलिमेंट का कोफैक्टर। इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहां C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, इवन नंबर होगा, इसलिए इसका साइन प्लस होगा। और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा। C12 यानी इसका कोफैक्टर, साइन क्या होगा, माइनस। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करें, -3। C21 इसका साइन भी माइनस होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आएगा। C22 इसका साइन प्लस होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 आएगा। अब सीधे लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होगा, इसके एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से रिप्लेस करा दे। ये क्या होगा, 1 -3 -2 और 4 होगा। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -3 होगा और -2 4 होगा। इस तरह से सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। वैसे आपको मैं बताऊं कि सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट का को इंटरचेंज करते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट का, डायगोनल के जो एलिमेंट है इसको क्या करें, इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं और इसका साइन चेंज करते हैं, चेंजेस द साइन, चेंजेस साइन, साइन ऑफ एलिमेंट। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, बताओ जरा। इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी यहां 1 होगा, यहां 4 होगा और यहां साइन -2 होगा, -3 होगा। तो डायरेक्टली आप क्या निकाल लेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट आप ही आ जाएगा। यानी सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। ये हमेशा याद रखिए, डायगोनल एलिमेंट यानी डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हो। इसकी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे बेस कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। पहला, A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A। ये दोनों डेटे इंटू आई के बराबर होता है। ठीक, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट क्या होता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक सिंगल मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स हो गया, यानी ओवरऑल ये मैट्रिक्स हो गया। और ये भी क्या है, मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स, ये भी क्या होगा, मैट्रिक्स हो गया। और ये जानते हो ये नंबर है, ये नंबर है और ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो नंबर और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही होता है। तो कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ डिटर्मिनेंट लगा है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, रियल नंबर में होती है, लेकिन उसके साथ आई जुड़ा हुआ है। तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या मैट्रिक्स होगा। तो ए इंटू एडजॉइन ए की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइन ए इंटू ए के इक्वल होगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी, dt इंटू आई के बराबर। तो ये पहली प्रॉपर्टी रही किसकी,
एडजॉइंट मैट्रिक्स की। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा, उसके एडजॉइंट के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ट्रांसपोज का अगर एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए का एडजॉइंट निकाल के भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये दूसरी एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एडजॉइंट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, यानी स्केलर के साथ ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, ये स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, यानी एडजॉइंट ऑफ स्केलर इंटू मैट्रिक्स, जानते ही हैं स्केलर इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल का। तो के को जब बाहर करेंगे तो क्या होगा, के टू पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। के को जब बाहर करेंगे तो क्या होगा, के टू पावर n-1, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए क्या हो, के टू पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब भाई, देख लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, डिट ए का होल टू पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर जो डिटरमिनेंट में दो एडजॉइंट हो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होगा, डिट ए का होल टू पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसी का n-1 का होल स्क्वायर होगा। 3 अगर हो तो 3 हो जाएगा, 4 अगर हो जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या डिट ए का होल टू पावर n-1 का होल टू पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, यानी जितने एडजॉइंट होंगे n-1 के उतने पावर होंगे। एडजॉइंट ए है तो n-1 पे 1 पावर है, एडजॉइंट 2 है तो n-1 पे 2 पावर है, एडजॉइंट अगर 3 है वहां डिट, ठीक, यानी डिटरमिनेंट के अंदर डिट जो साइन है, ठीक, डिटरमिनेंट का जो साइन, इसके अंदर अगर 3 एडजॉइंट है तो क्या हो, n-1 का होल 7। अगर ए आपका एडजॉइंट ऑफ ए टू पावर n है, इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल टू पावर n। एडजॉइंट ऑफ ए टू पावर n है तो इसको एडजॉइंट ए का होल टू पावर n लिखा जा सकता है। अगर ए आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी ट्रायंगुलर होगा, एडजॉइंट ए भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के बिलो या एबव के सारे एलिमेंट 0 है, तुमको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर बिलो 0 है तो अपर ट्रायंगुलर होगा, अगर एबव 0 है तो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर होगा। इसी तरह से अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक का मतलब तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होगा। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये रही प्रॉपर्टी इसकी, किसकी, एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे। ये क्लियर हो गया, एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टी है। ए इंटू एडजॉइन ए इक्वल टू एडजॉइन ए इंटू ए इक्वल टू डिट ए इंटू आई, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए टू पावर ए, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ देयर एडजॉइंट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। एबीसी है तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एबीसी है तो एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, यानी एडजॉइंट का के इंटू ए का एडजॉइंट कैसे निकालें, के को बाहर कर देंगे, के टू पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए।
ये क्या स्केलर है, और डिट ऑफ एडजॉइन ए क्या हुआ, डिट ए का होल टू पावर n माइनस वन होगा, और ये क्या होगा, डिट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, यानी दो एडजॉइंट है तो क्या होगा, डिट ए का होल टू पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, तीन है तो तीन हो जाएगा पावर, चार है तो चार होगा, एडजॉइंट ऑफ ए टू पावर n क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल टू पावर n होगा। अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी ट्रायंगुलर होगा, अगर ये सिंगुलर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होगा, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक, ये रही प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में बेस कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। एग्जांपल 1, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड डिट ए इज इक्वल टू 5, फाइंड पहला, डिट 3a सेकंड, डिट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए थर्ड, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फोर्थ, डिट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, डिट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे इसको निकालेंगे, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ये क्या है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रही, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी की, 3 हो गई, हियर स्मॉल n इज इक्वल टू 3, n क्या होता है, यानी जो हमने प्रॉपर्टीज बताई थी इसके पहले, उसमें n क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है। पहला डिट 3a, डिट 3a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट के अंदर स्केलर इंटू मैट्रिक्स है, तो 3 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 3 पे उतना पावर आएगा जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 3 टू पावर 1 n इंटू डिट ए। लेकिन एडजॉइंट के केस में क्या था, n माइनस 1 था, जैसे अभी यहां पे आएगा क्वेश्चन, तो क्या होगा, 3 टू पावर n इंटू क्या होगा, डिट ए होगा, डिट ए, इसको पावर n मत कर देना भाई, n के प्लेस पे 3 इंटू डिट ए, 27 इंटू डिट ए की वैल्यू 5 है, कितना होगा, 135, ठीक, तो डिट 3a की वैल्यू ये होगी। सेकंड, अब क्या है, डिट ऑफ एडजॉइन ए, तो डिट ऑफ एडजॉइन ए क्या होगा, डिट ए का होल टू पावर n माइनस 1 होगा, डिट ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और n की वैल्यू कितनी भाई, 3 माइनस 1, तो 5 स्क्वायर होगा, यानी कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा, 25। अब ये देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन यहां ए दिया ही नहीं हुआ, ए नहीं दिया है, तो बताओ कैसे करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप पेसो पेस से फंस गए कि एडजॉइंट ए कहां से, जब ये पता ही नहीं है, केवल ए की डिटरमिनेंट वैल्यू पता है और ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये पता ही नहीं। अभी हमने आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू इस कैपिटल ए, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिट ए इंटू आई के बराबर होती है, तो डिट ए की वैल्यू 5 होगा, और आई क्या है, इसी ऑर्डर का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो क्या होगा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 होगा, तो इस तरह से ए इंटू एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। फोर्थ, एडजॉइंट ऑफ 2a, अब इसको कैसे करोगे भाई, पहले 2 को बाहर निकालेंगे, तो एडजॉइंट में से पहले अंदर, एडजॉइंट में से अंदर इसके विद इन डिटरमिनेंट, विद इन डिटरमिनेंट, यानी जो डिटरमिनेंट के अंदर क्या है, एडजॉइंट के बाद 2 है, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 टू पावर कितना होगा, n माइनस 1 बताया था ना, एडजॉइंट ऑफ डिट, एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, तो क्या होगा, k को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, k टू पावर n माइनस 1 होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ, तो इसमें क्या होगा, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 पे पावर कितना आएगा, n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया, 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां देखो, ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्केलर है,
मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, तो स्केलर को बाहर निकालते हैं तो स्केलर पे कितना पावर आता है, ये देखो 4 टू पावर क्या हो जाएगा 3 होगा, इंटू डेटा ऑफ एडजॉइन ए होगा। 4 टू पावर 3 की वैल्यू 64 होगी, और डेटा ऑफ एडजॉइन ए की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देख लीजिए। अगर नहीं निकाले हैं तो फिर इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल लीजिए, चूंकि निकाल चुके हैं। कि डेटा ऑफ एडजॉइन ए क्या होगा, डेटा का होल टू पावर n-1, तो क्या होगा यहाँ एडजॉइन डेटा ऑफ एडजॉइन ए की वैल्यू कितनी है 25। 64 में 25 को मल्टीप्लाई करें, 64 4 जा सॉरी 20 25 4 जा 100, 25 6 जा 150 160 यानी 1600 वैल्यू आएगी। और ये देखो डेटा ऑफ 2 बार लिखा है एडजॉइन ऑफ ए, तो क्या होगा डेटा का होल टू पावर n-1 का होल स्क्वायर। डेटा की वैल्यू 5 है और n-1 कितना होगा, n-1 का मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि 3-1 2, 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, और 5 पावर 4 का मतलब 625। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ भाई, देख लें आप। अब इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर ए दिया है तो कैसे वेरीफाई करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू इक्वल टू एडजॉइंट ए ऑफ ए। थोड़ा इसमें कोफैक्टर का भी लफड़ा है, कोफैक्टर कैसे। सेकंड एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू कुछ भी आप ले लें नंबर, कोई भी मैट्रिक्स चले 1 2 1 3 1 4 5 0 1, verify that a into adjoin a is equal to adjoin a into a is equal to data into I। तो सबसे पहले आप क्या निकालें, ये वेरीफाई करना। इस तरह क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि अगर ये दिया हुआ है ये वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करना भाई, इसकी वैल्यू नहीं निकालना, वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे, पहले इसकी डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू निकाल लीजिए। डेटा क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए डेटा 1 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, माइनस 2 इंटू 2 से जाने वाले रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, 3 माइनस 20 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 5, तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 17 माइनस 5, तो 1 प्लस 34 होगा माइनस 5 30 आएगा। डेटा की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी, डेटा की वैल्यू 30 आएगी भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ए का एडजॉइंट पहले निकालो आप। ए का एडजॉइंट हमने बताया था कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। यहां लिखो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, let cofactors of element of A B C11 C12 so on, बस लिख दो। C11 लिख दो, C12 लिख दो, C13 लिख दो, C21 लिख दो, C22 लिख दो, C23 लिख दो, C31 लिख दो, C32 लिख दो, C33 लिख दो। अब क्या करेंगे बताओ, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, 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 इसका साइन प्लस। अब क्या करेंगे, C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, यानी अब इसके बाद माइनर लिखेंगे। 1 का कोफैक्टर का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर साइन के साथ उसका माइनर। 1 का माइनर क्या होता है, माइनर का मतलब सब डिटर्मिनेंट, सब डिटर्मिनेंट। तो 1 का माइनर क्या, 1 से जाने वाले रो और 1 से जाने वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये क्या होगा, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या होगा, माइनर होगा। इसका माइनर क्या होगा 1 माइनस 0 यानी 1। 2 का माइनर 2 से जाने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 माइनस 20, तो यहां 3 माइनस 20 लिख देंगे, 3 माइनस 20 लिख देंगे। थोड़ा इसको दूर दूर कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। इसको थोड़ा दूर दूर कर दिया जाए, क्या होगा
इसका माइनर 2 से जाने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। 3 माइनस 20, 3 माइनस 20 कितना होगा? माइनस 17 यानी प्लस 17 हो जाएगा। C13 इसका साइन प्लस हो गया। अब इसका माइनर तो 0 माइनस 5 यानी माइनस 5 हो गया। C21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2101, 2101 यानी 2 माइनस 0 2 हो माइनस 2 होगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए भाई सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1151, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5। C23 साइन क्या होगा? माइनस। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 10, ये 10 आएगा, माइनस ये 10 आएगा और ये माइनस 5 आएगा। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम साइन लगा हुआ है पहले से, सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। C33 क्या होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 6 माइनस 5। तो ये हो गया भैया कोफैक्टर। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट ए लिखे आप, यहां हम सॉल्व कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ए के एलिमेंट को जो कोफैक्टर निकालते हैं, अब एलिमेंट के प्लेस पे इसको कोफैक्टर लिख दीजिए। क्या होगा? +1 1 होगा, यहाँ 17 होगा, -5 होगा और यहाँ -2 होगा, यहाँ -5 होगा, 10 होगा, 7 -1 -5। एक बार दोबारा आप चेक कर लेंगे इसको, क्योंकि इसी में गलतियां होती है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या ट्रांसपोज? तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 117 -5 -2 -5 10 7 -1 -5। अब शुरू करें। ये पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए को पहले लिखिए। ए क्या है? 121 314 501 और एडजॉइंट ऑफ ए 1 -2 7 17 -5 -1 -5 10 -5। मल्टीप्लाई करें इसको। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 34 1 + 34 1 + 34 35 -5 30 होगा। अब ये 0 होगा, 0 30 0 0 0 30 होगा। कुछ नहीं करना आपको। कैसे हमें पता कि इस तरह करना है? यहां देखो, ये वेरीफाई करना है, इसके बराबर आना चाहिए। तो डिटे की वैल्यू 30 है और आई क्या है? डिटे इंटू आई 30 है और आई की वैल्यू 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 30 से मल्टीप्लाई करिए, आता है बस इतना ही, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। फिर एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए, केवल लिखना भर है बस। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे चेक कर सकते हैं आप। यहां देखिए, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -10 -2 और -10, ये -4 होगा। सॉरी -4 होगा, -4 होगा, यहाँ भी -4 होगा। अब आसानी से चेक करेंगे। एक बार और चेक कर ले। हमने आपसे कहा भी था इसको दोबारा चेक कर ले, क्योंकि ठीक चेक कर लेंगे क्योंकि इसमें गलतियां ज्यादा होती है। तो यहां देखिए, ये 0 कैसे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -8 -10 हुआ, +10 0 होगा। ये भी 0 होगा। देखो 7 -2 -5 सॉरी +5 +5 और -5 भी 0। एडजॉइंट ए क्या होगा? 1 -2 7 17 -4 -1 -5 10 -5 और ये 1 2 1 3 1 4 5 0 1। इसको भी आप लिख लीजिए इस तरह से 30 0 0 0 30 0 0 0 30। ठीक। अब इसके बाद डिटे इंटू वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, और डिटे इंटू वाई की वैल्यू। डिटे कितना है? 30 है। आई का मतलब 1 0 0 0
10001 क्या होगा ये 30 0 0 0 30 0 0 0 30 ये थर्ड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी सी दैट सीधे लिख दे यहां लिख दे रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी सी दैट ठीक A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to dt into I. Hence verify. Hence verify. इस तरह से ये वेरीफाई इस तरह से भी करनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद से ये तो हो गया एडजॉइंट क्वेश्चन हो गया और इस पे दो क्वेश्चन हो गए। एक तो क्या दिया था एक ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटेल अगर दिया है तो उसका जो डिट 3a की वैल्यू कैसे निकालें इस तरह क्वेश्चन और एक इस तरह क्वेश्चन। अब आते हैं इनवर्स पे इनवर्स मैट्रिक्स पे। तो केवल इनवर्स मैट्रिक्स के डेफिनेशन बताना है यहाँ इस टॉपिक पर। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सपोज करो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए की स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी हम लोग पहले इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टेबल ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है यानी उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। सपोज करो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी इस तरह से हो कि ए को बी से प्री मल्टीप्लाई करें या ए को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करें। दोनों केसेस में अगर इसकी वैल्यू आई के बराबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी जो होगा वो ए का इनवर्स होगा यानी बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए यानी बी इज कॉल्ड टू क्या होगा ए इनवर्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर को इस तरह से एग्जिस्ट करता इस तरह से कि ए को बी से प्री मल्टीप्लाई किया जाए या ए को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाए दोनों केसेज में आई के बराबर है तो हम लोग कहेंगे बी क्या है ए का इनवर्स है। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ यानी बी इज कॉल्ड टू ए इनवर्स होगा। ठीक, तो ये याद कर लीजिए कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई के बराबर है दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई के बराबर तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे हमने कहा बी क्या है ए का इनवर्स है तो इसी तरह से ए भी क्या होगा बी का इनवर्स होगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ए क्या है इन्वर्टेबल क्योंकि बी क्या है ए का इनवर्स है यानी बी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बी क्या है ए का इनवर्स है इसका मतलब ए क्या है इन्वर्टेबल। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होता है जब क्या होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ये तो क्लियर हो गया कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बी उसी ऑर्डर का कोई दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक, कोई दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता हो कि ए को बी से प्री मल्टीप्लाई किया जाए या ए को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया दोनों केसेस में इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये क्या है इन्वर्टेबल है यानी ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये भी जान लीजिए कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे अगर AC इज इक्वल टू CA है आई के बराबर है तो इसका मतलब C क्या होगा ए का इनवर्स होगा या जो है ए क्या होगा C का इनवर्स होगा। इसीलिए कभी कभी A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई के इक्वल। तो आज यहाँ पे अब हम समापन कर रहे हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो डिटरमिनेंट पार्ट 3 में रहेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और इसके बाद से हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और इसके बाद सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे इसके बाद वाले नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा। ठीक, ओके, बाय।